नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपने जो लास्ट जो क्लास ली थी वो थी अपने नर जनन तंत्र या जनन तंत्र के बारे में थी और मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा था। आज की जो क्लास है, जो ये जनन तंत्रों का जो विकास होता है कहाँ पे किस एज में आने के बाद में होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या अपने को सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस एज में आने के बाद में। ठीक है, तो ये अपने को इस चैप्टर के अंदर अपन आज देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था और यौवना आरंभ अवस्था, जिसको बोला जाता है एडोलसेंस एंड द प्यूबर्टी। ठीक है, एडोलसेंस एक बहुत ही एक एज है जो 11 वर्ष से 18 वर्ष से बीच में होती है। ठीक है, इस एज में बहुत सारे शरीर में बहुत सारे चीजों में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये इस एज को बोला जाता है किशोरा अवस्था। ठीक है, और जो ये परिवर्तन आते हैं वो उसको यौना आरंभ अवस्था या यौना आरंभ कहा जाता है या प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर धीरे धीरे क्या चेंजेज आएंगे शरीर के अंदर, तो इनके बारे में आज की जो क्लास है वो इसके बारे में रहेगी। पहला है किशोरा अवस्था। ठीक है, एंड यौना आरंभ अवस्था, जिसको बोला जाएगा एडोलसेंस एंड इसको बोला जाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी प्यूबर्टी कहा जाता है। किशोरावस्था क्या होती है? जीवन की वह अवधि जब शरीर के अंगों का विकास क्या होगा, अंगों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरावस्था कहलाती है, यानी जो अंग होते हैं शरीर में उनमें क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, ये अवधि जो मानी जाती है वो 11 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। ठीक है, और 18 से या 19 वर्ष तक ये रहती है। ठीक है, तो इसकी जो एज जो है वो क्या होगी, 11 से 18 वर्ष ये एज मानी जाती है। ठीक है, किशोरावस्था। लड़कियों के अंदर ये अवस्था लड़कों की तुलना में 1 से 2 वर्ष क्या आ जाते हैं, पहले आते हैं। ध्यान रखना, लड़कियों के अंदर जो होती है वो किशोरावस्था जो होती है वो 1 से 2 वर्ष क्या आती है, पहले आती है। इसलिए इनमें प्यूबर्टी यानी यौना आरंभ अवस्था भी क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था, यौना आरंभ अवस्था इसको बोला जाएगा एडोलसेंस, और ये जो होता है इसको बोला जाता है प्यूबर्टी। किशोरावस्था की वह अवधि जिसके दौरान किशोर में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाता है। यौन, ठीक है, यानी यौन का मतलब जो होता है, जो लैंगिक जो होता है उनमें ऑर्गन जो होते हैं वो उनमें परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, यानी वो जनन करने में सक्षम हो जाता है, तो या उसमें जनन में क्या होगा, बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाता है या जनन सक्षम हो जाता है, जनन सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवधि को या इसको क्या बोला जाएगा, ये यौन आरंभ अवस्था या प्यूबर्टी बोला जाता है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों या दिखने स्टार्ट होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखने आरंभ होते हैं। ठीक है, दिखने आरंभ होते हैं, वो अवस्था जो कहलाती है वो यौन आरंभ अवस्था कहलाती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो जब दिखने स्टार्ट होते हैं तब वो कौन सी अवस्था में आता है, यौन आरंभ अवस्था में होता है। ठीक है, और इसमें बच्चे पैदा करने में या वो कैसा होता है, जनन सक्षम होता है। ठीक है, तो ये थी यौन आरंभ अवस्था। यौन आरंभ अवस्था में होने वाले परिवर्तन, अच्छा इस अवस्था में अंदर क्या क्या चीजें में परिवर्तन आएगा, शरीर की एक तो लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि होगी। शरीर की आकृति में बदलाव आएगा। ठीक है, आकार में बदलाव आएगा। ठीक है, मेल है तो उसमें ब्रॉड जो होंगे, ये वाले पार्ट जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल है तो उनका जो कमर से नीचे वाला जो भाग होता है उनमें ब्रॉड आता है। ठीक है, वो चौड़ा हो जाता है। स्वर में परिवर्तन होते हैं।
ठीक है, आवाज जो हो जाती है वो क्रैकर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है, मोटी हो जाती है लड़कों के अंदर, ठीक है, और लड़कियों में कैसे रहती है, पतली रहती है। लड़कों में एडम्स एप्पल उभर कर बाहर आ जाता है, ठीक है, गले के अंदर जो ये वाला भाग जो होता है वो एडम एप्पल्स कहलाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और लड़कियों की आवाज और तेज हो जाती है, और लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, पिच उनका कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इनका पिच जो होता है, तारतम्य जो होता है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तारतम्य कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पिच, पिच कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जनन अंगों का विकास हो जाता है, जनन अंग जो होते हैं उनमें विकास होता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, अंडाशय के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। जनन अंगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, यानी जनन अंग जो होते हैं वो कार्य करना आरंभ कर देते हैं, उनमें धीरे 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 विकास होता है। लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, ये भी है जो किसके कारण होगा, ये भी यौना आरंभ अवस्था में आरंभ होता है। यौना आरंभ अवस्था के साथ साथ वर्षण के टेस्टोस्टेरोन तथा पुरुषों में हार्मोन का आरंभ होता है, ठीक है, वर्षण जो होगा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देता है यौना आरंभ अवस्था में। और फीमेल के अंदर देखने जाए तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का स्त्राव आरंभ हो जाता है, एस्ट्रोजन का बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाता है। स्त्रियों में जनन अवस्था में आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी उनका जो स्त्रियों के अंदर जो है उनकी जो प्यूबर्टी एज मानी जाती है वो 10 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः 45 से 50 यानी 45 से 50 की आयु तक ये चलता है, ठीक है। यानी पहले शुरुआत जो होगी वो अंडे की बनने की जो वो होती है वो मैच्योर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो ग्राफिन फॉलिकल जो होते हैं वो जब मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो मैच्योर कब होंगे, ये प्यूबर्टी में आने के बाद में, यानी यौवना आरंभ अवस्था में जब वो लड़की एंटर करती है तो उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या होते हैं, अंडे परिपक्व होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो एज जो रहती है वो कब तक रहती है, 10 से 12 वर्ष तक रहती है। और 45 से जो होती है 45 से 50 तक की आयु के बाद में फिर अंडों का निर्माण होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ तक चलता है, यानी स्टार्ट जो होती है वो 10 से 12 वर्ष से, और अंत जो होता है, अंतिम जो होती है वो कब होती है, 45 से 50 के बीच में होती है, 45 से 50 के बीच में, यानी इस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस समय जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होता है वो उसकी उम्र जो होती है वो 10 से 12 वर्ष की होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप होता है तो उसकी उम्र जो होती है वो 45 से 50 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये है यौना आरंभ अवस्था, किशोरावस्था, जिसके अवधि जो होती है जिसमें क्या होता है, अंगों का विकास होता है, ठीक है। और 11 वर्ष की से 18 वर्ष की जो आयु जो होगी वो किशोरावस्था में गिनी जाती है। लड़कियों में ये अवस्था जो होती है वो 1 से 2 वर्ष क्या हो जाती है, पहले हो जाती है। किशोर यौना आरंभ अवस्था लड़कों से, ठीक है, यौना आरंभ अवस्था में इसमें क्या होगा, द्वितीय लिंगो लक्षण का विकास होता है, आरंभ होते हैं, ठीक है, दिखना आरंभ होते हैं, जनन में सक्षम हो जाते हैं, जो यौन परिपक्वता उनमें आ जाती है, ठीक है, वो किस एज में आती है, प्यूबर्टी में आती है, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, आकृति में बदलाव आएगा, ठीक है, स्वर में परिवर्तन होंगे, एडम एप्पल जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और महिलाओं के अंदर देखें तो उनकी पीच जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जनन अंगों का विकास हो जाता है, ठीक है, अंडाशय के आकार में वृद्धि वृद्धि हो जाती है। पुरुषों में देखें तो दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, ये जो है वो किसका लक्षण है, यौना आरंभ अवस्था का लक्षण होता है। यौना आरंभ अवस्था में वर्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में हार्मोन का स्त्राव करते हैं, और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का हार्मोन का स्त्राव आरंभ हो जाता है, ठीक है। और इस अवस्था के अंदर जो होता है वो होता है कब आरंभ कब होता है, स्त्रियों में जन्म वो 10 से 12 वर्ष, और अंतिम जो होगा वो कब होगा, 45 से 50 के बीच में होता है। अब एक जो होता है वो होता है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव जिसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं, ठीक है, तो अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है, ठीक है। अगर वो निषेचित नहीं हो करता तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, और शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे रजोद्रव या ऋतुस्राव, ठीक है, ये क्या होता है, रजोद्रव होता है या ऋतुस्राव इसको कहा जाता है।
ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसको अपन एमसी बोला जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब ये होते हैं। पहली चीज, जब निषेचन नहीं होता, जब निषेचन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब निषेचन नहीं होता है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और जब निषेचन हो जाता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी, प्रेगनेंसी या गर्भधारण होगा, ठीक है। तो ये कब रहता है, ये 28 से 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वैसे अंडा जो निकलने के बाद में उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, 2 दिन की होती है। 2 दिन बाद वैसे ही उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फर्टिलिटी के बाद में फिर वो धीरे धीरे, अगर स्पर्म नहीं आते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो नहीं होने पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल जो है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने पे ये जो वॉल जो होती है यूट्रस की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी गर्भाशय की जो दीवार होती है वो क्या हो जाती है, टूट के नीचे गिर जाती है, और धीरे धीरे ब्लड के साथ में वो क्या आ जाती है, वेजाइना से या योनि से बाहर निकलती है। फिर है हार्मोन्स, ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्राव होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं हार्मोन, ठीक है। ये तो अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। जो नलिकावीन ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिकावीन होती है। ये ग्रंथियों के शरीर के किसी भी विशेष भाग तक पहुंचने के लिए सीधे रक्त में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये अपने स्त्राव को कहाँ डालते हैं, सीधा रक्त में डालते हैं, और कहाँ पे जाते हैं, ये लक्ष्य स्थल पर जाते हैं, या उनको लक्ष्य स्थल कहा जाएगा जहां ये जाएंगे, ठीक है। तो हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो अपने नलिका के बिना अपने स्त्राव को सीधे किस में डालती है, रुधिर में डालती है, और रुधिर से वो कहा जाता है लक्ष्य स्थल तक जाता है, ठीक है। तो इस रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स का स्त्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। फिर है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में भूमिका। अब देखो किशोरावस्था के अंदर क्या क्या चीजों में परिवर्तन आएगा। तो किशोरावस्था में परिवर्तनों में पहला है कि परिवर्तनों में हार्मोन नियंत्रण करते हैं, ठीक है। वर्तन द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुषों में स्रावित होता है, जिससे चेहरे पे, छाती पे और बालों पे उगने के लगते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है वो अपने शरीर पे, जो चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, अपने बॉडी पे जो बाल जो ग्रो होते हैं, ठीक है, बाल जो ग्रो होते हैं वो किसके कारण, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होगा, ठीक है। यानी वो एक तो दूसरा पूरे बॉडी पे बाल होते हैं, लेकिन वो जेनिटल ऑर्गन जो आर्मपिट होते हैं, बाजू, ठीक है, और जब जमुना वाले बाल पर बाल अधिक उगते हैं। लड़कियों में यौवन की शुरुआत जो होती है वो अंडा से, महिला में हार्मोन जो होती है वो कौन सी होती है, एस्ट्रोजन से होती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन से निकलता है, जो आपको बताया था। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है, जो थीका इंटरना जो होती है, वो ये हार्मोन का स्त्राव करती है, ठीक है। स्तनों का विकास होगा, स्तनों में क्या होगा, विकास होगा महिलाओं में, ठीक है। और इनका स्त्राव पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा अंतःस्रावी में ग्रंथियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो पिट्यूटरी, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। उसके जो स्त्राव होते हैं, ठीक है, वहां से स्त्राव में इनको क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इनके स्त्राव को नियंत्रण जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रजनन चरण में महिला की तुलना में पुरुषों में अधिक लंबे समय तक रहता है, ठीक है। प्रजनन जैसे अपन ने देखा, इस लाइन का मतलब ये है कि स्पर्म जो होते हैं वो लाइफ टाइम तक बनते हैं, ठीक है। लेकिन बनने की जो क्रिया जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन महिलाओं के अंदर जो होता है वो 45 से 50 के बाद में अंडाणु का निर्माण जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जीवन प्रत होती है, लंबे समय तक चलती है, ठीक है। स्पर्म बनने की क्रिया, शुक्राणु बनने की क्रिया, शुक्राणु बनने की क्रिया, शुक्राणु बनने की क्रिया जो होती है वो कैसी रहती है, लंबे समय तक रहती है, ठीक है। शुक्राणु बनने की क्रिया जो होती है वो कैसी रहती है, लंबे समय तक रहती है। लेकिन महिलाओं के अंदर अगर देखा जाए तो अंडाणु का निर्माण जो होता है वो 45 से 50 की जो एज जो होती है उनके बीच में क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। 50 के बाद में फिर वो मां नहीं बनती है, लेकिन अपवाद के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है।
महिलाओं में गर्भाशय की दीवार में निषेचित अंडे का ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार किया जाता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार, ठीक है, मोटी परत टूट जाती है और रक्तस्राव के साथ में बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है। ठीक है, जो रजोद्रम में आता है, रजोद्रम, ठीक है, रज चक्र और मध चक्र दो होते हैं, ये रज चक्र है। ठीक है, इसको बोला जाता है रज चक्र, रज चक्र। इसमें क्या होगा, इस लाइन का मतलब ये है कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है, यानी गर्भाशय की जो दीवार होती है, जहां पे जो निषेचित अंडा आएगा, ठीक है, तो वो जो होती है वो मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो अप हो जाता है उस समय। क्यों होगा? क्योंकि जो अंडाणु जब निकला था, जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला था, तो ग्राफियन फॉलिकल से जब अंडाणु रिलीज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है किस में बदल जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। वही कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोटी दीवार जो होती है, जो अंडा से निषेचित अंडे के लिए ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करती है, लेकिन अगर अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो गर्भाशय की यही मोटी दीवार जो होती है वो टूट जाती है और ब्लड के साथ में क्या हो जाती है, योनि के मार्ग से बाहर निकलती है। ठीक है, इसको रक्त के साथ में ये बाहर निकलती है, इसको बोला जाता है ऋतुस्राव। तो इसका भी आरंभ जो होता है वो इस अवस्था में होता है। ठीक है, महिलाओं के अंदर रक्त स्त्राव या मासिक धर्म जो होता है कहा जाता है इसे, जो लगभग 28 से 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है ये? 28 से 30 दिन का, यानी एक महीना मान लेते हैं। ठीक है, एक महीने का ये ऋतुस्राव होता है। ठीक है, आज 1 तारीख को हुआ तो वापस जो 1 तारीख आएगी, ठीक है, या 30 तारीख को वापस ये स्टार्ट होगा। एक होता है रजो दर्शन, ठीक है, एक होता है रजो निवृत्ति। ठीक है, तो रजो दर्शन का मतलब ये होता है कि पहला जब मासिक धर्म आता है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसको बोला जाता है रजो दर्शन। क्या बोला जाता है? रजो दर्शन, जिसको बोला जाता है मोनार्स। मेनार्स क्या बोला जाएगा? मेनार्स बोला जाता है। ठीक है, और जब रजो निवर्ती का मतलब ये होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, एक एज के आने के बाद में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको बोला जाता है मोनोपॉज। क्या बोला जाता है? मोनोपॉज। ठीक है, जिसको बोला जाता है रजो निवर्ती। ठीक है, यानी निवृत्त हो गए। ठीक है, अब जो मासिक धर्म जो आना बंद हो जाएगा। तो जब मासिक धर्म जब तक आता है तब तक वो माँ बन सकती है। ठीक है, लेकिन जब मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अंडाणु का निर्माण जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, 45 तो से 50 के बाद में अगर जो धर्म बंद हो जाता है तो वो इस कंडीशन में, लेकिन मध्य में होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, यानी स्पर्म के आने के बाद में अगर निषेचन हो जाता है तब भी क्या हो जाएगा, कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा रहता है, स्टॉप रहता है। ठीक है, तो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बताता है कि क्या प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो पहला जो आता है उसको याद रखना, रजो दर्शन कहा जाता है या मोनार्स कहा जाता है। ठीक है, और जो बाद में आता है उसको क्या, जो बंद हो जाता है तब क्या बोला जाता है, इसको रजो निवर्ती या मोनोपॉज कहा जाता है। पॉज का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, टीवी के रिमोट में पॉज का बटन आता है। ठीक है, तो मोनोपॉज का मतलब क्या है, इसको बंद हो जाता है तब क्या बोला जाता है, मोनोपॉज बोला जाता है। अब है जनन एवं स्वास्थ्य। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी अपने को जनन संबंधी किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला है, WHO के अनुसार रक्त स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक, ठीक है, शरीर में कोई प्रॉब्लम, भावात्मक, ठीक है, इमोशनल वाले, ठीक है, व्यवहारात्मक बिहेवियर वाले, ठीक है, और सामाजिक सोशल वाले, ये सारे कारक जो होते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कि सकुशलता, ठीक है, स्थिति में ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अगर ये सारे सही है, ये सारे जो फैक्टर जो है, शारीरिक है, भावात्मक है, व्यवहारात्मक है, सामाजिक वाले हैं, ठीक है, सोशल है, ठीक है, फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियर है, ठीक है, और सोशल है, तो ये सारे जब सकुशल है तब इस स्थिति को बोला जाता है जन स्वास्थ्य, यानी जन मतलब जनन कैसा है, वो स्वास्थ्य उसका अच्छा है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये डेट। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जो जनसंख्या जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्या क्या क्या आती है? सबसे पहला आजकल जो हो रहा है वो क्या है? बाल विवाह जो पहले ज्यादा होते थे, अभी थोड़ा सा उनका लेवल जो हो गया वो कम हो गया, ठीक है। बाल विवाह जो है इसमें क्या होगा कि जो लड़की है या लड़के हैं, दोनों की जो उम्र जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, कि उनकी उम्र जो होती है वो कम होती है, ठीक है। कम उम्र में क्या की जाती है? उनकी शादी कर ली जाती है, ठीक है। तो ना तो लड़की जो होती है वो सही रूप से क्या होती है, उम्र के हिसाब से शारीरिक देखे, ठीक है, ना तो वो शारीरिक रूप से क्या परिपक्व होती है, ना भावात्मक रूप से परिपक्व होती है, ना व्यवहारात्मक रूप से क्या होती है, परिपक्व होती है, ठीक है। तो दूसरी, इस कंडीशन में अगर ब्याह होता है तो वो दोनों के लिए क्या होता है? खतरा होता है, ठीक है। या तो वो बच्चा जो पैदा होगा उसके लिए भी खतरा है, माँ के लिए भी खतरा होता है। दूसरी बात, कम उम्र में बार बार गर्भ धारण करना, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, गर्भ धारण बाय मिस्टेक अगर हो गया, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? गर्भपात करवा दिया जाता है। तो बार बार उम्र में अगर गर्भ धारण वो करेंगे, ठीक है, तो उससे शरीर में कई सारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। और कम उम्र में क्या होगा, तो परिपक्व हुआ नहीं है, तो जो दोनों के लिए क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। पड़ोस और उत्तर देखभाल कमी, ठीक है। फिर आता है प्रसव के बाद में, ठीक है, प्रसव के बाद में फिर उनकी देखभाल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी समस्या है, प्रसव के बाद में भी काफी चीजों में देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, ताकि माता के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए फायदेमंद हो। जनन अंग में अस्वस्थता के कारण, ठीक है, जनन अंग में जहाँ पे देखो तो बहुत सारे देखो हेयर वगैरह ग्रो करते हैं, तो उनमें वह बार बार अगर वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में, ठीक है, वहां पे साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, जनन अंगों की सफाई रखनी चाहिए। नहीं रखते तो कई प्रकार की क्या हो सकते हैं? बीमारियां आ सकती है। शिशु जन्म मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर की अधिक होना, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जैसे अगर वो परिपक्व नहीं है, परिपक्व की उम्र में अगर वो क्या होती है, माँ बन रही है, ठीक है, तो माँ बन रही है तो क्या होगा? दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो शिशु दर, मृत्यु दर और मातृ जो मृत्यु दर है वो दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऋतुस्राव के संबंधित समस्याओं को समझ में कमी, ठीक है, जो ऋतुस्राव होता है उसमें जो समस्या जो होगी उनमें क्या क्या कमी होगी, ठीक है, तो उनके बारे में होगा। जनन नियंत्रण उपाय जैसे गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी, ठीक है, इनकी इन समस्या जो होती है कि ऋतुस्राव के बाद में क्या क्या अपने को सावधानी रखनी है, या फिर उनमें कैसे अपने को यूज कोई स्टेरिक जो पेड़ होते हैं उनको किस तरह से यूज करना है, ठीक है, और कपड़े को यूज नहीं करना है, ठीक है। और जनन नियम में कौन कौन सी गर्भ निरोधक जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो, उनके साइड इफेक्ट कम हो, ठीक है, ऐसे निरोधक के बारे में जो गर्भ निरोधक होते हैं उनके बारे में जानकारी की समस्या जो है वो ये यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहला है बाल विवाह, कम उम्र में गर्भ धारण करना, पड़ोस उत्तरों के बाद में बालक की जो देखभाल करना उसकी कमी, ठीक है, जननांगों की स्वस्थता के कारण, ठीक है, शिशु दर जो मृत्यु मातृ मृत्यु दर अधिक होना, ऋतुस्राव के संबंधी जानकारी में समझ में कमी, या गर्भ निरोधक के संबंधी में कमी, ठीक है। तो ये होती है किसमें इनके समस्या के बारे में, जनन समस्या के बारे में है। फिर अज्ञानता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो यौन संबंधित होते हैं, यानी जिसको बोला जाता है एसटीडी रोग, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है, ठीक है। उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती, अभाव होने पे या उपलब्ध में कई सारी क्या होती है? भ्रांतियां होती है। भ्रांतियां का मतलब होता है उनको ये नहीं पता कि वास्तव में ये चीज किससे हो रही है, ठीक है। तो अगर उनको पता नहीं होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे उनमें क्या होती है? कई सारी भ्रांतियां होती है। जो वहां पे जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं तो उसमें एरिया के अंदर कई सारी भ्रांतियां होंगी कि भाई ये जो है बीमारी वो है इसके कारण हुई है, इसके कारण हुई है, ठीक है। तो उनका प्रॉपर जो इलाज है उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो आगे और भी क्या कर सकती है? फैल सकती है, ठीक है। क्योंकि इनको क्या बोला जाता है? संसारित वाली का मतलब ये एसटीडी डिजीज है। एसटीडी का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है? एसटीडी डिजीज है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कार्यनीति चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहला है परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति चलाई जाती है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, कई सारे ऐसे एनजीओ, ठीक है, और सरकार जो है वो काम कर रही है इस पे। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था स्वास्थ्य मिशन,
या शहरी परिवार कल्याण योजना, ठीक है, ये चलाए जा रहे हैं। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, ताकि बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए कैसे हो, फायदेमंद हो। और नेक्स्ट जो है वो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत इन सारी बातों पे क्या की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है, उनको जानकारी दी जाती है, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एसटीडी जो है वो इसके अंदर आती है, इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ऋतुस्राव के समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, जनन नियंत्रण गर्भ निरोधक की जो आती है मार्केट के अंदर, उनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हो जो आपके लिए कम साइड इफेक्ट होगी, ठीक है, तो उनके बारे में ये सारी जो नीतियां जो होती है तो इनके बारे में क्या करती है, इनको ज्ञान देती है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्या भागीदारी है, ठीक है, यह क्या करती है। भारत में परिवार नियोजन आरंभ सबसे पहले कब हुआ था, 1951 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे दो ही अच्छे जैसे स्लोगन आए थे, ठीक है, जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम एक बड़ा प्रयास था, ठीक है, जनन और उसके स्वास्थ्य के लक्षणों की प्राप्ति हेतु ये परिवार नियोजन जो था एक बड़ा सा क्या था, एक बड़ा प्रयास था जो भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का आरंभ भारत में विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्य को लेकर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इस कार्यक्रम को आरंभ किया था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक पहला देश ऐसा था जिसने अपने पूरे देश के अंदर, ठीक है, इसको लागू करने के लिए, ठीक है, ये अपना ये कार्यक्रम चलाया था राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। परिवार नियोजन में एकमात्र उद्देश्य क्या है, सबसे पहला इसका मेन उद्देश्य क्या है, जनसंख्या को नियंत्रण करना, ठीक है, तो परिवार नियोजन का पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, जनसंख्या को नियंत्रण करना, ठीक है। सन 1977 से 78 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, तो यही परिवार नियोजन है। तो इसका नाम जो था जब 51 के अंदर स्टार्ट हुआ तब इसको परिवार नियोजन कार्यक्रम कहा जाता था, लेकिन 77 से 78 के बाद में इसका नाम क्या हुआ, बदल दिया गया, ठीक है, और परिवार नियोजन की जगह इसको क्या किया, परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम दे दिया गया था, ठीक है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है, जो अभी बताया था मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट था, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिशु एवं मां के स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद में मां और शिशु दोनों की कैसे, ठीक है, यानी आफ्टर, ठीक है, और दूसरा जो होता है प्री, जब गर्भ धारण होता है तब, ठीक है, दोनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना कि जब प्रेग्नेंट होगी तब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या केयर करनी है, ठीक है, और जन्म के बाद में भी और तब शिशु के एवं मां के स्वास्थ्य की क्या कैसे देखभाल की जाती है, इनमें ये सारी बातों को बताया जाता है। दूसरा होता है शिशु के मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है, बच्चे जो है वो कम से कम मरे, ठीक है, और दूसरा जो होता है मां की भी मृत्यु क्या हो, प्रसव के समय ना हो, ठीक है, तो इन बातों को भी, इनके लिए भी इनको जागरूक किया जाता है कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि मृत्यु दर वगैरह क्या हो, कम हो। जनसंख्या स्थिरता रहे, ठीक है, एवं नियंत्रण रहे, और मेन इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़े नहीं और वो कैसी रहे, नियंत्रण रहे, ठीक है, तो ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि शिशु एवं मातृ के स्वास्थ्य की देखभाल करना पहला, ठीक है, दूसरा जो है वो मृत्यु दर जो हो रही है मातृ की और शिशु की, ठीक है, तो उनकी दर में कमी लाना, ठीक है, तीसरा जो है वो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखना या उसको नियंत्रण करना, ये इसका कार्य होता है। अब इनकी नीतियां जो है वो कैसी है, कार्य नीति कैसी है, ठीक है, तो आजकल आप देख रहे होंगे कि जो 8 क्लास से ही बच्चों को इन जनन अंगों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि ये इनकी जानकारी जो है वो आगे से आगे बढ़ती रहे। यानी इस एज में जब 8 क्लास के या 9 क्लास में जब बच्ची होती है या बच्चा होता है तो उनको बहुत सारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन आते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तनों में देख के,
ठीक है, उनमें कई सारे ऐसे ख्याल आते हैं या कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब वो हर किसी से पूछ के नहीं ले सकते। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया जा रहा है कि विद्यालयों के अंदर इनके बारे में इनको जानकारी दी जाती है। ठीक है, कि ये जो अंगों का विकास हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कौन से हार्मोन के कारण शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो क्यों होती है, इसका कारण बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होना वो कैसा है, नेचुरल है। ठीक है, और नेचुरल है इसका मतलब क्या होगा कि या जो है जो बच्चियां जो होती है जो जब फर्स्ट टाइम जो होता है तो कई सारी उसमें भ्रांतियां पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर उनको सही ज्ञान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे वो भ्रांतियां जो उनके सर में बैठ जाएगी और उनका जो विपरीत प्रभाव जो होगा उसके बॉडी पे पड़ता है। ठीक है, और कई सारे उसमें एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। ठीक है, जब उनका सही प्रकार से उनका आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, तो विद्यालय में यही जनरल जो सेक्स एजुकेशन जो है वो चालू करने का रीजन भी क्या है, यही है। विद्यालयों में जनन अंगों के संबंधित जानकारी देना। ठीक है, यौवन शिक्षा को बढ़ावा देना, यौन शिक्षा को, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। तो ये कौन कर रहा है, ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की नीतियां हैं कि बच्चों को, ठीक है, जब वो इस एज में आ जाते हैं, प्यूबर्टी में आ जाते हैं, तब उनको क्या किया जाएगा, इनके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर डाले हुए 8 क्लास के अंदर भी है। ठीक है, और 10 क्लास के अंदर भी है, तो ये इनके बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरी चीज, श्रव्य, दृश्य, ऑडियो विजुअल माध्यम से या मुद्रित प्रसार के माध्यम से की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी, ठीक है, जो संगठनों द्वारा जनता के बीच में जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में फिर आपने देखा होगा कि लोगों को बताने के लिए श्रव्य, दृश्य, ऑडियो, ठीक है, या विजुअल माध्यम से क्या, या मुद्रित माध्यम से, ठीक है, लिख के इनके बारे में, जनन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जो अनियंत्रित जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनसे होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को अवगत कराना, ये इसका मेन जो है वो एम है। तो पहला एम जो है वो इसका देखा जाएगा कि बच्चों को इनमें जनन अंगों के बारे में जानकारी देना, ताकि वो सही जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा होता है कि इनके बारे में लोगों को, ये तो विद्यालय में हो गया, ठीक है, लोगों को कैसे पता लगेगा, तो लोगों को दृश्य, श्रव्य या ऑडियो विजुअल या मुद्रित या लिख के, ठीक है, इनके बारे में इनको क्या की जाती है, क्या बोला जाता है इसको, कि भाई इनको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो इनके माध्यम में देख के, ठीक है, जो ऑडियो वीडियो बता के, ठीक है। फिर है जनमानस जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें लोगों को में सबसे पहला जो होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उससे होने वाली समस्या क्या होगी, तो उनसे अवगत कराना, ये इस सेवा का क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट है दूसरा है विवाहित जो जनन सक्षम जोड़ों, विवाह योग्य या आयु वर्ग अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जो विवाह सक्षम है उनको, जो विवाह के योग्य है उनको, या आयु वर्ग, उनके आयु वर्ग में आने वाले सभी को, ठीक है, गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी दी जाती है कि आप इन साधनों का उपयोग करके, ठीक है, गर्भ धारण से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, गर्भवती माँ की देखभाल कैसे की जाती है वो भी बताया जाता है, प्रसव के बाद में, ठीक है, और शिशु की उचित देखभाल कैसे की जाएगी। ठीक है, उसको कहा जाता है कि भाई उसको, शिशु को हमेशा 6 महीने तक पानी नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल वो माँ का दूध पिएगा, ताकि उनमें इम्यूनिटी पावर जो होगा, जो बच्चे की जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो बाहर की चीजें उनको, बाहर से 6 महीने तक तो पानी ही पिलाया जाता है, उनको दूसरी चीजें नहीं खिलाई जाती। स्तनपान का महत्व बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था, कॉस्ट्रिडियम जो होता है वो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो अमृत के समान होता है। ठीक है, तो वो क्योंकि उसमें कई सारी एंटीबॉडी जो होती है वो माँ के इस मिल्क के जरिए बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी पावर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी देना ये संस्था करती है। RCH के कार्य योजना में लिंग परीक्षण, ठीक है, जिसमें बोलते हैं उलबेदन, या जिसको बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस आदि व्यापक प्रतिबंध शामिल होते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि लिंग परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है,
तो उसको क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया। इसका कारण ये रहा हुआ कि जो फीमेल जो फोर्टिसाइड हो रहा है, यानी फीमेल जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ठीक है, तो वो पहले जो थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। लोग जो थे वो लड़कियों को भ्रूण हत्या कर लेते थे लड़कियों की, ठीक है। और बच्चों को जो मेल जो होते थे, केवल जो होते हैं वो उनके ये चाहते थे कि संतान के रूप में केवल लड़का ही हो, लड़की ना हो, ठीक है। कि लड़का जो होगा वही क्या चलेगा, अगले जाकर अपना वंश को चलाएगा, लड़की नहीं चला सकती। लेकिन आज जो है वो लड़का लड़की कैसा है, दोनों एक समान है, ठीक है। तो जो ये एमनियोसेंटेसिस जो होता है, इसमें इस विधि में क्या होता था कि उसमें पहचान की जाती थी कि भाई वो लड़का है या लड़की है। लड़की होती थी तो उनको कई सारी दवाइयां देके उनको क्या किया जाता है, मारा जाता था, ठीक है। जो अब क्या किया गया है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो लिंग परीक्षण होता है उनको क्या किया गया है, खत्म किया गया है। यानी लिंग सेक्स डिटरमाइनेशन कभी कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। या डॉक्टर भी उसके बारे में किसी जो पेशेंट जो है उनको जानकारी या उसके परिवार को किसी वो लिंग के संबंधी जानकारी नहीं देगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है उल्बवेदन, ठीक है, जिसको बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। याद रखना, एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है। भ्रूण के चारों ओर क्या होता है, एक भ्रूण कला जिसको एमनियोटिक पाई जाती है, यानी भ्रूण जो होता है जो अंदर रहता है, ठीक है। ये इसमें लिक्विड होता है, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है एमनियोटिक। ठीक है, फ्लूइड होता है। एमनियोटिक क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर उस बच्चे, मतलब कह सकते हैं थैली होती है, उस थैली के अंदर वो बच्चा होता है, ठीक है। और बच्चे में जो थैली और बच्चे के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक फ्लूइड मिलता है। भ्रूण के इस भ्रूण काल में से ढकी तरल एवं भरी हुई गुहा में स्थित तो होता है। तो भ्रूण इस तरल गुहा, जो तरल से भरा हुआ जो थैला है, उसके अंदर भ्रूण रहता है, ठीक है। तो अब ये ब्रीथ नहीं करता, ध्यान रखना। इसका ब्रीथिंग जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जैसे एक लाइन बताई है मैंने यहाँ इसमें, तो ये जो लाइन है इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही क्या होता है, जो शिशु के और मां के बीच में क्या होता है, जो पोषण और उत्सर्जन संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं वो इसी ट्यूब के जरिए होते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और CO2 का भी ट्रांसफर होगा वो इसी ट्यूब से होता है। बच्चा जब प्रसव के बाद में जब बाहर निकलता है तब जाके वो पहली बार क्या करता है, इस वर्ल्ड के अंदर अपने फेफड़ों का उपयोग करके जब वो रोता है, ठीक है। तो रोने का कारण अगर नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, ठीक है। और रुलाने का मेन जो कार्य है उसका ये है कि मेन एम जो है वो उसका ये रहता है कि जब रोएगा तो बच्चे के जो फेफड़े होंगे वो कार्य करना स्टार्ट करेंगे और पहली बार जो है वो क्या करेगा, वो ब्रीथ करेगा या श्वास लेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, रुलाया जाता है। ये इस तरल पदार्थ में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है। इसी तरल पदार्थ में क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसको उल्बेवेदन विधि द्वारा एक सिरिंज की मदद से इस तरल की कुछ मात्रा को क्या निकाली जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है इस विधि में। सीधी सी बात है, क्या लिया जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो भ्रूणीय कला से को क्या करता है, घेरे हुए रहता है। उसके अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों तरफ जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में से क्या किया जाता है, इस एमनियोटिक उस द्रव को निकाला जाता है। इस तरल द्रव में निलंबित कोशिकाएं होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या से भ्रूण में किसी विकृति का पता लगा। अच्छा, ये काम ये क्यों होता था, एमनियोसेंटेसिस करता है तो इसका मेन एम क्या है, मेन एम सेक्स को डिटरमाइन करना नहीं होता है। मेन एम जो होता है कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, यानी कोई विकृति तो नहीं है बच्चे के अंदर, तो उसका पता लगाने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस किया जाता था। या भ्रूण की विकृति के बारे में पता लगाने के लिए ये इस्तेमाल विधि को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसका मेन एम जो है वो क्या होता है, भ्रूण में विकृति का पता लगाना। तो मेन एम इसका क्या होता है, भ्रूण, ठीक है, की विकृति का पता लगाना, ठीक है। ये जो कार्य जो होता है वो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा होता है। क्योंकि ये जांच गुणसूत्रों के आधारित होती है तो भ्रूण में फिर पता लग जाएगा कि X है या Y है गुणसूत्र, तो इससे लिंग का भी निर्धारण का क्या लग जाता है, पता लगता है। तो ध्यान रखना, इसमें गुणसूत्रों के बारे में पता लगाया जाता है इस विधि में, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, उस फ्लूइड में गुणसूत्रों की जांच की जाती है, ठीक है। तो जांच के साथ साथ में इसमें लिंग का भी क्या लगता है, पता लग जाता है, ठीक है, गुणसूत्रों को देख के।
इस तकनीकी में भ्रूणीय लिंग की जांच या कन्या भ्रूण हत्या का प्रयोग किया जाता है, या कन्या लिंग का पता लगाने में या कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग में किया जाता है। अतः इस विधि का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षण के प्राय गर्भकाल में 16वें एवं 10वें सप्ताह में किया जाता था। ये परीक्षण कब किया जाता? 16वें या 10वें सप्ताह तक किया जाता था, ठीक है, यानी गर्भ धारण के बाद। गर्भ धारण के बाद 16वें या 10वें सप्ताह तक ये कार्य किया जाता था या इसको उपयोग में लिया जाता था। नेक्स्ट है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धता। एक तो पहली चीज क्या हुई है, जो मृत्यु दर जो थी और मातृ मृत्यु दर थी उसमें क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है, ठीक है। फिर है लोगों ने छोटे छोटे परिवार को अपनाना आरंभ कर दिया। देखो पहले जो संतानें, आप पहले अगर फैमिली देखते थे तो कितने कम 5-6 बहनें होती थी, ठीक है, 3-4 भाई होते थे, ठीक है, तो ये जो बड़ा एक परिवार होता था, ठीक है। लेकिन आजकल देख रहे हो कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल जब बढ़ा है तो लोगों में ये समझ आई है कि इतने सारी संतानें पैदा करके तो उनका लालन पालन पोषण भी किया अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है, यानी ठीक उसकी जो लुक आफ्टर जो होगा वो सही तरीके से होना चाहिए। तो छोटा परिवार जो होगा तो उसमें जो देखभाल होगी वो अच्छे से होगी, लेकिन बड़ा परिवार होगा तो क्या होगा, देखभाल उनकी सही नहीं होगी। चिकित्सा सहायता से प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले जो थी वो जो दाई माँ होती थी वो क्या करवाती थी, प्रसव में करवा देती थी, जिससे कई सारी समस्या पैदा हो जाती थी। यानी अगर सपोज मान लो उस कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो वहां पर उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाता था, तो जिसके कारण बच्चे की या माँ की किसी या दोनों की मौत हो जाती थी, ठीक है। तो अब जो भी प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ पे होती है, हॉस्पिटलों के अंदर होती है, यानी डॉक्टर की निगरानी में होती है। तो उसमें क्या हुई है, तो ये डॉक्टर की निगरानी में होने के कारण मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है। मध्य दंपतियों की जांच एवं उनके संतान पैदा करने के अवसर को बढ़े। देखो आजकल कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है किसी के फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अंडे के उत्सर्जन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्पर्म के जाने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पहले उचित उनकी जांच होती है कि वास्तविक प्रॉब्लम किस में है या किस कहां पर है, मेल में है या फीमेल में है। फिर दोनों को में जांच करने के बाद में अगर हो सके तो हो सकता है तो उनमें क्या की जाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, निषेचन किया जाता है, जिसको बोला जाता है आईवीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईवीएफ। आईवीएफ का जो आप देख रहे हो, आईवीएफ जैसे कहते हैं जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी जो निर्माण जो होते हैं वो यही इसी के कारण होता है, आईवीएफ, ठीक है। तो आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो, आई क्या मतलब है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो किसी विट्रो कंडीशन में होगा, यानी ह्यूमन के शरीर के अंदर ना होकर क्या होगा, वो बाहर की तरफ होगा, यानी लैब के अंदर होता है, ठीक है। तो उनमें क्या की जाती है, जो बद्धता थी, बद्धता का मतलब क्या होता है, जो स्टेरिलिटी जो थी, ठीक है, उनको कम बद्धता की जांच करके फिर क्या किया जाएगा, उसको आईवीएफ के तौर पे उनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो फीमेल से एक सेल को ले लेगी, ठीक है, और मेल से क्या स्पर्म को लिया जाता है, ठीक है, और दोनों का जो निषेचन जो होता है वो बाहर करवाया जाता है और कुछ स्टेज तक उसको बाहर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसको भ्रूण को लेके फिर मादा के गर्भाशय के अंदर उसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का मीन्स ये नहीं है कि बच्चा जो निर्माण होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा नहीं होता है, ठीक है। केवल कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जाते हैं, यानी लैब में किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया। यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना, जो एसटीडी डिजीज है, जो यौन संबंधित जो रोग है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसकी उपलब्धियां है, ठीक है। उन्होंने कई सारे लोगों को क्या किया, ये जागरूकता क्या होगी है, बढ़ी है, ठीक है। लोग ऐसे बहुत सारे साधनों का उपयोग करके इन रोगों से जो होने वाले दुष्परिणाम उनसे क्या हो रहे, बच रहे, ठीक है। तो इसकी उपलब्धियां क्या है, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर में क्या ये कमी आई, छोटे परिवार लोग अपनाने लगे हैं, प्रसवों जो हो रहे हैं वो डॉक्टर की निगरानियों में हो रहे हैं, ठीक है। जो मध्य दंपति है उनकी जांच करके उनके संतान पैदा करने के क्या मिल रहे, अवसर ज्यादा हो रहे। यौन संबंधित के बारे में क्या हुई है, जागरूकता क्या हो रही है, लोगों में बढ़ रही है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है।
तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे होने चाहिए, गर्भ निरोधक जो भी है जो अपने कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो पहले चीज, एक तो गर्भ निरोधक के जो भी साधन जो है वो एक तो आसानी से मिल जाए। दूसरा, ठीक है, उसमें क्वालिटी जो होती चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। उसके दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, आसानी से वो प्रयोग में आ सके, ठीक है। तीसरी जो होती है उसमें अपनी इच्छाओं में कोई क्या होती कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कारण जो है, तो पहली बात तो है उत्तम गर्भ निरोधक निम्नलिखित के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो पूर्ण रूप से कारगर होनी चाहिए, यानी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक, कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रयोग में सरल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसका दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सिंपल यूजेबल होनी चाहिए, ठीक है। और कारगर होनी चाहिए, यानी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसको लेने के लिए अपने को कई किलोमीटर तक जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी, अपनी इच्छाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उपयोग में लेने से इच्छाओं में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, यानी वो नॉर्मली जिस तरह से जो मेटिंग होती है, ठीक है, उसी तरह से वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले आसानी से कारगर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसानी से उसको उपयोग में ला सके, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। गर्भ निरोधक के प्रकार, सबसे पहला है प्राकृतिक, ठीक है, जो नेचुरल होता है। दूसरा होता है रोधक होता है, बैरियर, ठीक है। उसके बाद में अंत गर्भाशय युक्तियां होती है, जिसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, आईयूडी का मतलब होता है कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो शरीर के अंदर लगाई जाती है, ठीक है, उनको बोला जाता है अंत गर्भाशय युक्तियां, ठीक है। कुछ पिल होती है, दवाइयों का भी उपयोग करता है। और लास्ट जो होती है वो कौन सी है, शल्य, जिसको बोला जाता है सर्जिकल, ठीक है, मेथड होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन के, यानी बद्धता के, ठीक है। यानी क्या किया जाता है इसको अपन जो कहते हैं ना नसबंदी वो आती है, वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो पहला है प्राकृतिक विधि, पहली कौन सी है, प्राकृतिक विधि। देखो प्राकृतिक विधि के अंदर क्या होता है, पहला सीधी सी बात है, इस मेथड में होता क्या है, होता यह है कि दोनों को, गर्भ निरोधक का मतलब कुछ ऐसे साधन जो क्या करे, शुक्राणु को और अंडाणु को मिलने से रोकना, ठीक है। गर्भ निरोधक में क्या आता है, शुक्राणु को ठीक है अंडाणु से मिलने से रोकना, बस यही है, ठीक है। शुक्राणु जो हो वो अंडाणु से ना मिले, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, गर्भ निरोधक जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो पहला है प्राकृतिक में क्या किया जाता है, कुछ ऐसी विधियों को उपयोग करते हैं जिसमें शुक्राणु क्या होगा, मिलने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ये सिद्धांत क्या होगा, निषेचन को रोका जाता है, ठीक है। इस किस सिद्धांत पे काम करता है कि शुक्राणु या अंडाणु आपस में नहीं मिल पाए, ठीक है, जिससे निषेचन नहीं हो। तो पहले इसमें प्राकृतिक में है, पहला इसमें कोई बाहरी साधनों का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। पहला क्या है, पहला है बाहरी स्खलन जो विधि है, यानी जैसे स्खलन होने वाला हो, यानी वीर्य जो होता है वो मैथुन क्रिया के दौरान जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है उसको बाहर की तरफ क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वेजाइना के अंदर या योनि के अंदर नहीं छोड़ा जाता। तो ये जो होता है वो कौन सा है, बाहरी स्खलन विधि होती है, ठीक है। दूसरी होती है जो है अवधि समय। अवधि समय का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखोगे जैसे सपोज मान लो 14 को अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन, अगर 14 तारीख को अंडोत्सर्जन हुआ, ठीक है, तो 14 से 13, 12, ठीक है, 15, 16, 17, ठीक है, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ठीक है, अंडा यहां आ गया है, ठीक है। इस दिन अगर जनन नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होगा,
गर्भ धारण में कारगर है। ठीक है, गर्भ धारण में ये कैसा होगा, तो इस दिनों के अंदर अगर अंडा उत्सर्जन के 2 दिन या 3 दिन पहले, ठीक है, और अंडा उत्सर्जन के 2 दिन 3 दिन बाद, इन समय अगर निषेचन होता है या मैथुन की क्रिया होती है, तो वहां पे गर्भ धारण के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद में होता है बाद, ठीक है, तो निषेचन के बाद तो गर्भ धारण के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें गर्भ धारण के चांस कैसे होंगे, ज्यादा, इसमें होंगे ज्यादा और इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्भ धारण के, तो इन डेट को ध्यान में रखते हुए, यानी सीधी सी बात है, जब ओवुलेशन हो गया, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो भी जितनी भी होती है, जैसे महिलाओं के अंदर जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 दिन की होती है, तो 30 दिन में से 14 दिन को माइनस कर दो। ठीक है, तो 16 यानी 16 जो आता है 16 डे, तो 16 से 2 दिन 3 दिन पहले और 3 दिन बाद। ठीक है, इस दिन अगर जनन मैथुन की क्रिया होती है तो प्रेगनेंसी के चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसके दौरान कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मैथुन की क्रिया का इस्तेमाल करना है वो कब करना है, इसके 3 दिन से जो है पहले वाले दिन में और इनमें बाद वाले दिनों के अंदर मैथुन की क्रिया होनी चाहिए, तो गर्भ धारण की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, केवल अपने डेटों को ध्यान में रखा है। ठीक है, कोई बाहर से कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट को ध्यान रखते हो, ये कैसी है, प्राकृतिक है, इसमें किसी बाहरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो इसमें एक दंपति मासिक धर्म चक्र में 10वें से 17 दिन, 10वें से लगाकर 17 दिन तक के बीच में, ठीक है, मैथुन की क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इस दौरान में गर्भ धारण के बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, अवसर हो जाते हैं, यानी चांस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस बीच में करेंगे जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, ये 2 दिन या 3 दिन पहले या 3 दिन बाद में, अगर इस डेट के बीच में अगर मैथुन की क्रिया होती है तो गर्भाधारण की जो चांसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है स्तनपान की चक्र, कहते हैं कि जब प्रसव के दौरान जब मिल्क सिक्रेशन होता है, यानी स्तनपान जब बच्चा करता है, तो 6 महीने तक, कितने, 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, रज चक्र जो होता है वो बंद रहता है, रज चक्र बंद रहता है। ठीक है, अब बंद रहता है तो उस बीच में क्या कर सकते हैं अपन, मैथुन की क्रिया कर सकते हैं, तो गर्भ धारण के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जब बेबी फीडिंग करता है तो क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप रहती है। ठीक है, ठीक है, फर्क हो सकता है, किसी के 5 महीने में स्टार्ट हो जाए, किसी के 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाए, किसी के 8 महीने बाद स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो 6 महीने जो होंगे उसके बीच में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद रहती है, उस बीच में आप मैथुन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई गर्भ धारण की शिकायत नहीं होगी, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है रोग निरोध, दूसरा है रोधक विधियां, यानी बैरियर, रोकना, यानी कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो क्या करेगा कि जो स्पर्म होंगे उनको आने तो देगा, लेकिन एक बैरियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा, और वो बैरियर क्या करेगा, इस स्पर्म को अंडाणु के पास में जाने से रोकेगा। तो एक तरफ अंडाणु है, एक तरफ स्पर्म है, दोनों के बीच में एक दीवार है। ठीक है, तो ये बैरियर जो होगा वो स्पर्म को या शुक्राणु को अंडे से मिलने से रोकेगा। ठीक है, तो इस विधि को रोधक विधि या बैरियर मेथड कहा जाता है। इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक, यानी कोई भी भौतिक अवरोधक हो सकता है, ठीक है, का प्रयोग करके नर एवं मादा दोनों कर सकते हैं, नर भी कर सकता है और मादा भी कर सकता है। ठीक है, और दोनों जो होते हैं वो नर और मादा जो होते हैं उनके युग्मक को आपस में मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, जैसे कंडोम से। ठीक है, सर्विकल जो कप होते हैं, ठीक है, वो भी लगाए, वो वेजिना में लगता है। डायफ्राम जो होता है ये फीमेल, ये दोनों किस में लगता है, फीमेल में, और कंडोम जो है वो किसके अंदर है, पेनिस के अंदर। ठीक है, यानी मेल के अंदर। तीसरी जो है वो है अंत गर्भधारी गर्भाशय युक्तियां। ठीक है, जिसको बोलते हैं आईयूडी, जिसको बोल देंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, अंत गर्भाशय युक्तियों को गर्भाशय से में जोड़ा जाता है किसी, और ये कौन करता है, प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, औषधि रहित होते हैं अंत गर्भाशय युक्तियां, इसमें कोई औषधि नहीं होती, जैसे तांबे के मोचक युक्तियां जिसको बोलते हैं कॉपर टी, इनको लगाया जाता है। कुछ हार्मोन विमोचक जो युक्तियां होती है जो क्या करेगी, जैसे लगाने के बाद में हार्मोन के स्राव को क्या कर देती है, अप एंड डाउन कर लेती है, लेकिन इनके क्या होते हैं, कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। रोधक में क्या होगा, साइड इफेक्ट इसके कम मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो होता है कुछ दवाइयों का उपयोग कर, गर्भ निरोधक जो टैबलेट होती है उनको उपयोग करके क्या किया जाता है, गर्भ को रोका जा सकता है या गर्भ धारण को रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी बाजार के अंदर जो टैबलेट मिलती है जैसे 72 आवर्स वाली, ठीक है, सहेली है, मालाडी है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि ये क्या करती है, जैसे ही अंदर जाती है तो ये अंडाणु से क्या स्पर्म को क्या कर देती है, मार देती है, ठीक है। ये विधि एक प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या होता है, इसमें संगठन करके गोलियां दी जाती है। ये गोलियां प्राय मादा के द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है और शेष 7 दिनों तक ये अंतराल रखा जाता है। 21 दिन के देने के बाद में 7 दिन में क्या हो गया, अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों में लगातार बिना भूले रोज खाना होना होता है, ठीक है। ये गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है, जिससे आवर्त चक्र में क्या हो जाता है, प्रक्रिया प्रभावित होती है। जो आवर्त चक्र जो था, रज चक्र जो था, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो प्रभावित होता है, जिससे गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा वो उस समय नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो बचा रहता है। इसमें सहेली आती है, मालाडी आती है, लेकिन इनका भी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं इस पर हार्मफुल या साइड इफेक्ट नजर आएंगे। तो ये जो है वो है रोधक विधि द्वारा बैरियर में कंडोम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कॉपर टी और हार्मोन मोचक को युक्तियां लगाई जाती है और इसमें होती है गर्भ निरोधक क्या की दी जाती है, दवाइयां दी जाती है, ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है। फिर है शल्य क्रिया द्वारा। शल्य क्रिया का मतलब जो होता है ऑपरेशन के द्वारा या सर्जिकल विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इनमें कुछ ऑपरेशन के द्वारा ट्यूब को कट किया जाता है या बैरियर बना दिया जाता है। जैसे ये विधि उन लोगों के लिए कार्य करती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते। अच्छा हाँ, ये भी एक सिस्टम है कि इस विधि को उपयोग करने के बाद में फिर आप ऐसे चाहो तो इसको खत्म कर दिया जाए या वापस में बच्चा पाना चाहता हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये परमानेंट है। ये कैसी है, परमानेंट है, परमानेंट है, ठीक है। इस विधि में परमानेंट है तो परमानेंट के बाद में ये क्या होगा, या एक बार हो गया मतलब पूरा हो गया, ठीक है, फिर भविष्य में उसको क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यानी वो बद्धताकरण भी कहते हैं इसको, ठीक है, या नसबंदी, नसबंदी कहा जाता है, ठीक है। इस विधि में परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। ये परिवार, छोटे अगर परिवार चाहते हैं तो वो कैसी है, स्थायी विधि है। बद्धताकरण की प्रक्रिया पुरुषों में शुक्रवाहिनी को उच्छेदन किया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट के ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, शुक्रवाहिनी को काट कर बंद कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं ताकि शुक्राणु बाहर ना आए। अच्छा, ये करते तो वैसेक्टोमी कहलाता है, ध्यान रखना, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, वास डिफरेंस को क्या किया, ब्लॉक किया। वास डिफरेंस किसमें मिलता है, वी से याद रखना, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस किसमें मिलता है, मेल के अंदर मिलता है, तो उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। और महिलाओं के अंदर करते हैं तो ट्यूब को करते हैं, कौन सी ट्यूब को करते हैं, डिंब वाहिनी को, ठीक है, तो यह फेलोपियन ट्यूब को किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्यूबेक्टोमी। इसमें भी सेम करते हैं, ठीक है, अंडवाहिनी को काट कर क्या किया जाता है, ब्लॉक, बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसको पुरुष नसबंदी और उसको बोला जाता है मादा नसबंदी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नसबंदी जो है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो नस जो होती है, इसका नस का मतलब यहाँ पे क्या है, वो ट्यूब से, उस ट्यूब को कट किया जाएगा, कट करके दोनों ट्यूब जो है कट होने के बाद में दोनों सिरों को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो होते हैं वो बाहर नहीं है। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है उसमें कट लगाया जाता है, इसमें अंडवाहिनी में कट लगाया जाता है और दोनों को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये याद रखना, पूछा जाता है शल्य द्वारा कौन से जो टेक्निक जो है वो गर्भ निरोधक में उपयोग में ली जाती है, तो मेल में करते हैं वैसेक्टोमी और फीमेल में की जाती है इसको ट्यूबेक्टोमी। सगर्भता चिकित्सा समापन, जिसको बोला जाता है एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सा समापन का मतलब क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कुछ दवाइयों के द्वारा किस तरह से अपने को जो गर्भ को है वो खत्म किया जाता है, ठीक है, तो उसको एनटीपी बोलते हैं, ठीक है। गर्भ अवस्था में पूरी होने से पहले दंपति की इच्छा गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय संभवता समापन या प्रेरित
गर्भपात कहा जाता है या एबॉर्शन कहा जाता है। गर्भपात का मतलब होता है एबॉर्शन, ठीक है। तो जो गर्भपात होते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो गर्भ को खत्म करके क्या किया जाता है, उसको गर्भपात करवाया जाता है, ठीक है। सवर्गता जो है चिकित्सा समापन को भारत सरकार में विशिष्ट परिस्थितियों में वैध माना जाता है। हर कोई उसको नहीं कर सकता, ये विशिष्ट कुछ परिस्थितियां होगी उसमें इसको क्या की जाती है, वैलिड माना गया है, या गवर्नमेंट जो होगी वो इसको क्या देगी, उसको आदेश दे सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कर रहा है, ठीक, गर्भपात, तो वो कैसा अपराध के रूप में माना जाएगा। कुछ विभिन्न जो कंडीशन है उसके आधार पे ही उनको गर्भपात की क्या दी जाती है, इजाजत दी जाती है। पहले स्त्री की इच्छा से सब रह जाता है। पहली चीज, जो फीमेल है उसकी पहली इच्छा होनी चाहिए कि वो करवाना चाहे, कि गर्भपात चाहती है, अगर वो नहीं चाह रही है तो नहीं करवाएंगे। गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण, आपने अगर कोई साधन का इस्तेमाल किया और लेकिन वो फेल हो गया, और बाय मिस्टेक से क्या हो गया कि वो फेल होने के बाद में, ठीक है, और फेल होने के बाद में फिर क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया, तो ये विधि को उपयोग में किया। अनचाह कोई गर्भ धारण है, ना चाहते हुए भी गर्भ धारण हो गया तो, बलात्कार हो गया उस समय अगर गर्भ धारण हो गया तो, ठीक है। भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में एमटीपी पे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी कारण, ठीक है, लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया था और कन्या भ्रूण हत्या को भी इसमें नियम में बनाया था, ठीक है। तो पहली चीज, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले एमटीपी। अब जैसे बाजारों के अंदर जो एमटीपी है उस पर क्या की जाती है, केवल और केवल गवर्नमेंट सरकार जो होगी वो इसमें कार्य करती है, ठीक है। बाकी जो है वो कोई भी इसको एमटीपी को नहीं बेच पाता, ठीक है, ये बैन किया हुआ है, ठीक है। प्रथम 3 महीने में गर्भपात करना सुरक्षित होता है, लेकिन उसके बाद में अगर किया जाए तो वो कैसा हो सकता है, दोनों के लिए खतरा हो सकता है। जैसे वैसे तो जो गर्भ बाहर निकल रहा है वो तो वैसे खतरे में ही है, ठीक है, तो जो माँ होगी वो उसको खतरा ज्यादा हो सकता है, ठीक है, अगर 3 माह के बाद में करवाते हैं तो गर्भ, ठीक है। तो ये जो है वो है एमटीपी। मेडिकल कुछ दवाइयां खिलाई जाती है, उस दवाइयों के कारण वो क्या होगा, गर्भ जो होगा वो टूट टुटा के क्या हो जाता है, योनि से बाहर आ जाता है, इसको बोला जाता है गर्भपात, ठीक है। और एमटीपी जो होता है वो चिकित्सा के निगरानी में समापन होगा इसका, और भारत सरकार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर क्या कहते हैं, इसको अलाउ किया जाता है। फिर है यौन संसारित या लैंगिक संसारित, जिनको बोला जाता है एसटीडी डिजीज के बारे में। वे रोग जो संभोग के समय यौन से संबंधित द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, ठीक है, तो इसको यौन संसारित या लैंगिक संसारित क्या किया जाता है, रोग कहा जाता है, ठीक है। इसको रोग को गुप्त रोग भी कहा जाता है, यौन रोग या गुप्त रोग कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु द्वारा, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, सुजाक जो होता है, ठीक है, जिसको गोनेरिया बोलते हैं, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। सुजाक रोग जो है नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। लक्षण में मूत्र त्यागने में क्या होती है, जलन पैदा होती है, तो मूत्र करते हैं तो उसमें क्या होती है, जलन होती है, इसको सुजाक रोग भी बोला जाता है, जीवाणु द्वारा होता है, जिसका नाम है नाइसेरिया गोनेरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, या जीवाणु का नाम। नेक्स्ट है सिफिलिस, ठीक है, इसको भी अपन ने पढ़ा, ये यौन संसारित है रोग है, ठीक है। सिफिलिस में टेप्रोनेमा पैलिडियम, ये भी जीवाणु के दान में होता है, जिसको टेप्रोनेमा पैलिडियम कहा जाता है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या, जननांगों पर क्या हो जाते हैं, अंदर घाव हो जाते हैं, जननांगों पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन, सिफिलिस कहा जाता है इस बीमारी को, ठीक है। और ये भी किसके कारण होती है, तो जीवाणु के द्वारा 2 डिजीज होती है, सुजाक और सिफिलिस। ये गोनेरिया, इसका नाम सुजाक का गोनेरिया भी है दोनों कैसे होते हैं, जीवाणु के द्वारा होती है। फिर विषाणु द्वारा, तो विषाणु द्वारा सबसे जो मेन जो डिजीज है वो है एचआईवी, जिसको बोलते हैं अपन एड्स डिजीज, जो एचआईवी वायरस से होती है, ठीक है। एड्स जो विषाणु जिसमें एचआईवी वायरस जो होता है वो होता है के द्वारा होती है, ठीक है। एड्स रोग में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और ये किससे होती है, एचआईवी जो है वो जीवाणु विषाणु के द्वारा होती है। एचआईवी जो रिट्रो वायरस जो होता है, एचआईवी जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इनके कारण होती है। क्या होता है, लगातार बुखार आता है, ठीक है, मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है, और धीरे धीरे वो कई सारे रोगों का क्या हो जाता है, गिर जाता है, कई सारे रोगों से गिर जाता है। फिर है हेपेटाइटिस पीलिया, ठीक है, ये एक विषाणु से जनित रोग है, इसमें एचबीवी, ठीक है, जो हेपेटाइटिस वायरस जो है नामक से द्वारा होता है, ठीक है। इसमें पेट दर्द होता है, जी मिचलाना और शरीर का पीला पड़ना, शरीर का पीला
फिर जीनेटल वॉट, ये रोग जो होता है ह्यूमन, जिसमें पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। ये लक्षणों में सीसन व स्त्रियों में योनि के गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, ठीक है, यानी मस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मस्से जो होते हैं वो वहां पे अंदर वाले भाग पे होते हैं, सीसन के अंदर, ठीक है। तो वहां पे ये रहता है, तो उसको जेनिटल वॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेनी। तो ये थी यौन संक्रामित जो जीवाणुओं द्वारा सुजाक और सिल्पिस, ठीक है, सिप्लिस सॉरी, और इसमें एड्स है, हेपेटाइटिस और जेनिटल वाट है, ठीक है, जेनिटल वाट। ये इसकी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा होती है, और ये जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है। ये यौन संक्रामित है। अब है बद्धता। तो बद्धता जो होती है वो होती है कि भाई अपन जो फर्टिलिटी जिसकी नहीं है, जो दंपति अपने आप संतान उत्पन्न या गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो उनको कैसे रोका या बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये आजकल बहुत सारी टेक्निक आ चुकी है, जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है। देखो बद्धता मतलब इनफर्टिलिटी, अगर कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो उसे बद्धता या बांझपन कहा जाता है, ठीक है। विशेष तकनीकी द्वारा, ठीक है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो उनको बांझपन या बद्धता कहा जाता है, ठीक है। जनन प्रौद्योगिकी द्वारा बद्धता को सही किया जा सकता है, ठीक है। पहला है जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रजनन शिशु भी कहा जाता है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, शुक्राणु लिया, मेल से क्या लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं, फिर क्या लिया, अंडाणु लिया, मादा से क्या लेते हैं, अंडाणु। दोनों के मध्य में निषेचन की क्रिया शरीर के बाद टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है, इसलिए इससे बनने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस विधि के द्वारा पत्नी को दाता, ठीक है, स्त्री अंडाणु देती है, ठीक है, और पति दाता पुरुष क्या देता है, अपने शुक्राणु देता है, ठीक है। और दोनों का निषेचन प्रयोगशाला में होता है, ठीक है। और प्रयोग इससे जाइगोट या यूनिट का निर्माण होता है, जिसको जिप्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। फिर इसके बाद में जो टेक्निक आती है वो आती है जिप्ट की। अच्छा, जिप्ट की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जाइगोट इंट्रा, यानी जो इनके द्वारा जो जाइगोट बना है, जाइगोट क्या होता है, जब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों का क्या होता है, संयम, ठीक है। और इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्म नज बनता है, जिसको बोला जाता है क्या, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के दोनों के आपस में संयोजन से या संलयन से जो सेल बनती है उसको जाइगोट बोला जाता है। तो जाइगोट लिया और जाइगोट को का ट्रांसफर कर दिया फीमेल के यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो इसको जो ट्रांसफर करने की विधि है उसको क्या बोला जाएगा, जिप्ट बोला जाएगा, ठीक है। जिप्ट का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्रा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जाइगोट को क्या डाल दिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। दूसरा होता है युग्मक अंतर फेलोपियन ट्यूब में स्थान है, जिसको बोला जाता है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब दान देना, गिफ्ट कह देते हैं ना। गिफ्ट का मतलब क्या है, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। उन महिलाओं के लिए अधिक का उपयोगी है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन एवं भ्रूण के बदलाव में सक्षम होते हैं। अच्छा, जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, और लेकिन वो उसकी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। उसके जो क्या बोलते हैं इसको, यूट्रस या गर्भाशय है, ठीक है, तो उनके अंदर भी वो क्या हो सकता है, बेबी का इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, एक दाता स्त्री से क्या लिया जाता है, अंडाणु, ठीक है। तो अंडाणु किससे लिया जाएगा, दाता अलग से ही होगी, जिससे क्या लिया जाता है, अंडाणु। दाता से क्या लिया, अंडाणु लिया, ठीक है। और नर से क्या लेंगे, शुक्राणु। नर से क्या लिए, शुक्राणु, ठीक है। नर से लिए शुक्राणु, ठीक है, और दाता से, इनको दोनों को क्या है, निषेचन। निषेचन करने के बाद में फिर डाल दिया तीसरी महिला में, जो पहली जो थी, सॉरी, जो पहली महिला थी उसमें डाल देते। ये दूसरी महिला, दूसरी, पहली जिससे ये पुरुष है तो उससे वो जो होगा उसमें डाल देते, ट्रांसफर कर देते, उसमें क्या कर लेंगे, ये ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें उन महिला के लिए अंडाणु तो उस महिला के अंदर बन नहीं रहा है, तो वो क्या करेगी, अंडाणु किसी और से उधार ले आएगी, ठीक है। तो अंडाणु किसी और से लाया, अपने पति से क्या लाए, शुक्राणु लाए, दोनों का निषेचन करवाया और उसको अंडवाहिनी के अंदर क्या कर दिया, या अंडवाहिनी में उसको अंडाणु को ट्रांसफर कर दिया। अब स्पर्म तो आ सकते हैं, तो अंडवाहिनी और वो तो काम कर रही है।
अन्नवाहिनी, और वो तो क्या कर रही है, काम कर रही है, लेकिन जो अंडा से है उसके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये विधि जो होता है उसमें गिफ्ट, तो सीधी सी बात है, जो जो अंडाणु दे रही है वो क्या दे रही है, उसको गिफ्ट दे रही है ना, अंडाणु क्या दे रही है, गिफ्ट दे रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, गिफ्ट रखा गया है। क्या रखा गया, यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यानी गिफ्ट में क्या होता है कि किसी और के अंडाणु लिया और अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। आगे का प्रोसेस जो सामान्य हो रहा है वही हो रहा है। फिर अंतःकोशिकीय शुक्राणु मिश्रण, इसमें जिसको बोल रहे हैं ICSI, जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के जरिए सीमेन को सीधा अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर, ठीक है, एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, नीडल आती है, उसके जरिए क्या किया जाता है, इसको अंदर डाला जाता है सीधा। फिर है प्रतिवीर्यसेचन, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये विधि उन नरों के लिए उपयोग में आती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते, ठीक है। अगर प्राकृतिक रूप से नहीं पहुंचा पाते, उनके वीर्य से शुक्राणु नहीं होते, ठीक है। इस विधि में पति के स्वस्थ दाता से वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में क्या किया जाता है, डाला जाता है। जो प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते तो उन्हें क्या किया जाता है, नर से वीर्य को लेंगे और मादा के योनि के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर होती है सैरोगेट मां। सैरोगेट मां, इसमें स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणों बस भ्रूण का परिवर्धन नहीं कर पाता। इस अवस्था में क्या किया जाता है, देखो गिफ्ट और सैरोगेट में अंतर यही है, गिफ्ट में क्या हुआ, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे किसी महिला से क्या लिया जाता है, गिफ्ट के तौर पे अंडाणु लिया जाता है, ठीक है। सैरोगेट में क्या हो रहा है, सैरोगेट के अंदर ये हो रहा है कि अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो रहा है, यानी निषेचन में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें निषेचन में प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडाणु ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निषेचन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी अंडाणु निकला, तो अब अंडाणु को लिया, ठीक है, बाहर से स्पर्म को लिए, दोनों का क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, और फर्टिलाइजेशन में अंडाणु का देखो कारणवश परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, यानी जो माँ है केवल और केवल अंडाणु का उत्पादन कर रही है, उसके आगे वाले प्रोसेस उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन भी नहीं होगा, दूसरी चीज जो होता है वो भ्रूण का परिवर्तन भी यूट्रस के अंदर उसके नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों चीजें नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो उस महिला से अंडाणु लिया और दूसरे अपने उसके पति से क्या लेंगे, शुक्राणु लेंगे, दोनों का निषेचन कहाँ पे करवाया, तो आर्टिफिशियल प्रणाली वाले में, इसमें इन विट्रो कंडीशन में करवाया, ठीक है। और करवाने के बाद में अब उसकी मां के अंदर वो नहीं डाला जाएगा, ठीक है। अब वो उसको कहाँ पे डाला जाएगा, किसी की दूसरी जो महिला है उसको लेंगे कि वो आर्टिफिशियल है, वो केवल और केवल बच्चे को कुछ 9 महीने तक उनके अपने रखेगी, ठीक है, और वहां से वो बच्चा पैदा होगा तब उसको दे दिया जाएगा। तो ये एक कृत्रिम रूप से तैयार करने के लिए एक दूसरी महिला को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको माँ को जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाएगा, सैरोगेट माँ बोला जाता है, ठीक है। अंडाणु उसके पति के शुक्राणु कृत्रिम रूप से निषेचन करवा के भ्रूण को 32 कोशिका तक, ध्यान रखना 32 कोशिका जब हो जाती है भ्रूण के अंदर अवस्था में, ठीक है, किसी इच्छुक दूसरी महिला में क्या किया जाता है, स्त्री में क्या किया जाता है, आगे मैं लिख देता हूं, दूसरी महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी स्त्री को सैरोगेट मां कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या था, तीसरी से क्या लिया था, अपने जो गिफ्ट था, तो अंडाणु जो होता है वो अंडाणु किसी दूर से लिया। इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन जो था वो बाहर करवाया, और बाहर करवाने के बाद में फर्टिलाइजेशन करवाया बाहर, ठीक है, यानी अंडाणु ले लिया उसी महिला से, उसके पति से शुक्राणु लिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया, और जो 32 कोशिका जब बन जाती है भ्रूण की, तो उस कंडीशन में दूसरी किसी महिला के अन्न में क्या, जो गर्भाशय के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया, जो इच्छुक होगी, ध्यान रखना, जो चाहती है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, तो बच्चे का निर्माण अब दूसरी महिला में होगा, जो पैदा होने के बाद में वापस इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। तो कई सारी ऐसी देखो टेक्निक आ चुकी है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो बद्धता को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपने अपने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, यौना आरंभ अवस्था के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसकी कई सारी जो तकनीकी थी उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें क्या क्या जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या भागीदारी है, ठीक है।
उनके बारे में अपन ने यहाँ पे जानकारी ली थी। जनरल स्वास्थ्य के बारे में भी देखा अपन ने, ठीक है, और जो यौन संक्रामित रोग है उनके बारे में देखा, बद्धिता को कैसे दूर किया जा सकता है उनके बारे में भी देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।